चलिए सर आगे बढ़ता है। अगला टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है वो हमारे पास कंसोलिडेशन का एरिया है। कुछ कंसोलिडेशन के बेंचमार्क सवाल मैंने हैंडआउट में कंपाइल किए जो आप लोगों के साथ शेयर किया है, उनको भी हम कवर करेंगे। उससे पहले हमारे पास जो कंसोलिडेशन का बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल है उसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास मार्च 22 स्प्रिंग 2022 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 8 है और इसकी वेटेज रखी गई है 18 मार्क्स की। तो रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं सवाल को। अगर आप स्प्रिंग 22 मार्च 22 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे, कहता है फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस लिमिटेड, सेटिस्फाइड लिमिटेड एंड फ्यूरियस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। तीन कंपनीज के आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पीएनएल की। हैप्पीनेस, सेटिस्फाइड एंड फ्यूरियस 31 दिसंबर 21 हमारा ईयर एंड है। इंफॉर्मेशन में हमारे पास सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम, गेन स्लैश लॉस ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज, यानी कि ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स फेवरेबल टू पीएनएल कैटेगरी लग रही है अपेरेंटली। फाइनेंस कॉस्ट एंड सरप्लस अराइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा है। और रिवैल्यूएशन के आगे इन्होंने स्टार बना के लिखा था रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन 31 दिसंबर 2021, यानी कि करंट ईयर एंड पे। कुछ नहीं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और फिर रिक्वायरमेंट में कहता है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। हमें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है कंसोलिडेटेड। पॉइंट नंबर 1, डिटेल ऑफ एचएल इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलो। 1 जुलाई 2020 यानी कि पिछले साल के मिड में, हमारा करंट ईयर तो 2021 है ना, पिछले साल के मिड में हमने सेटिस्फाइड लिमिटेड की 75% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है। जिस वक्त हमने शेयर होल्डिंग एक्वायर की उस वक्त इनका शेयर कैपिटल 1500 मिलियन का था और रिटेन अर्निंग्स 1200 मिलियन थी। और हमने 1 मार्च 21 यानी कि करंट ईयर में फ्यूरियस लिमिटेड का 30% शेयर होल्डिंग एक्वायर किया है। इसका शेयर कैपिटल 1000 मिलियन और रिटेन अर्निंग्स 950 की थी। तो सेटिस्फाइड लिमिटेड हमारी सब्सिडियरी, फ्यूरियस लिमिटेड हमारी एसोसिएट है। फॉलोइंग वाज द कंसीडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ एसएल शेयर। कहता है सेटिस्फाइड लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए आपने ये कंसीडरेशन पे की थी। इमीडिएट पेमेंट ऑफ 1700 मिलियन एंड अनदर पेमेंट ऑफ 843 मिलियन आफ्टर 3 इयर्स। 1700 मिलियन की आपने इमीडिएट कैश पेमेंट की थी और 843 मिलियन की 3 साल की डेफर्ड पेमेंट का वादा किया था। An amount of 500 million payable on 1st May 2021 that was contingent upon the post acquisition performance of SL. Fair value of this consideration was estimated at 290 million on the acquisition date as well as on 31 December 2020. However, due to improvement in business condition in 2021, the target was achieved and the full amount was paid. HL has included the full payment in the cost of investment in SL. कहता है कि 1700 की कैश पेमेंट, 843 की डेफर्ड पेमेंट और 500 मिलियन की कंटिजेंट पेमेंट 1 में 21 पे। कंटिजेंट पेमेंट कंपनी की सब्सिडी कंपनी की परफॉर्मेंस से लिंक थी। जब हमने सब्सिडी को एक्वायर करा तो इस कंटिजेंट पेमेंट की फेयर वैल्यू थी 290, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर ये कंटिजेंसी मीट हो गई और हमें पूरे 500 मिलियन पे करने पड़े। इन्होंने क्या करा कि पूरे 500 मिलियन को ही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पार्ट बना दिया है, जबकि हमें मालूम है कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे गुडविल कैलकुलेट करते वक्त हम कंसिडरेशंस को भी फेयर वैल्यू पे कंसिडर करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में कहता है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ वेसल कैरिंग वैल्यू ऑफ इट नेट एसेट वाज इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग। An in-process development project for a software had a fair value of 180 million. The cost of 140 million incurred before acquisition by SL on development has been expensed out in the company's books since the project did not meet the criteria for recognition, capitalization. After acquisition, SL incurred further cost of 20 million, which resulted in completion of the project on 1st January 21. The software has a useful life of 4 years. क्या कह रहा है? कह रहे जब आपने सब्सिडी को एक्वायर किया तो एक इन प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, यानी कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कभी इन प्रोसेस है। इसकी फेयर वैल्यू 120 मिलियन 180 मिलियन सॉरी। एसएल ने 140 का खर्चा किया था हमारी एक्विजिशन से पहले, लेकिन कैपिटलाइज नहीं किया था क्योंकि कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था। और हमारी एक्विजिशन के बाद इसने फर्दर 20 मिलियन का खर्चा किया है और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया 1 जनवरी 21 तक, और उसके बाद इसकी लाइफ 4 साल की है। हमें मालूम है कि हम तो इस इंटेंजिबल को 180 की फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज कर लेंगे और उसके बाद जो 20 का खर्चा हुआ वो भी कैपिटलाइज हो जाएगा, तो 200 की टोटल कॉस्ट बन जाएगी आगे जाके। पॉइंट नंबर 2, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वाज हायर देन इट्स कैरिंग अमाउंट बाय 200 मिलियन। 50% and 10% of the inventory were included in the inventory of vessel as at 31 दिसंबर 2020 and 31 दिसंबर 2021 रिस्पेक्टिवली। कुछ इन्वेंट्रीज है जिनकी फेयर वैल्यू 200 मिलियन ज्यादा है एज कंपेयर टू कैरिंग वैल्यू,
जब हमारी सब्सिडी के एक्विजिशन के बाद पहला ईयर एंड आया 31 दिसंबर 2020 पे, उस वक्त तक 50% इन्वेंट्री अनसोल्ड थी और 31 दिसंबर 2021 पे अभी भी 10% इन्वेंट्री अनसोल्ड है। पॉइंट नंबर 4, HLS designated its investment in listed securities and subsequently measured it favorably through P&L, whereas SL and FL irrevocably collected their respective investment in industrial recognition on 1st June 2021 as subsequently measured at fair value through other comprehensive income। हमारे पास जो ऊपर डाटा गिवन है, इसमें गेन और लॉस और रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज तीनों कंपनीज के पास आ रहा है, 195, 80 और 20। कह रहा है पेरेंट के पास जो इन्वेस्टमेंट्स है ना वो फेवरेबल थ्रू P&L पे है और सब्सिडी के बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो फेवरेबल थ्रू OCI पे, यानी कि पेरेंट का P&L में जा रहा होगा, सब्सिडी और एसोसिएट का OCI में जा रहा होगा। पॉइंट नंबर 5, एसएल कौन है? सब्सिडी। SL paid cash dividend of 8% for the half year ended 30 June 2021 and company recorded its share as other income। कह रहे सब्सिडी ने 8% का कैश डिविडेंड दिया है जिसमें से हमने अपना हिस्सा एज अदर इनकम रिकॉर्ड कर लिया है। पॉइंट नंबर 6, on 25th August 2021, FL यानी कि एसोसिएट delivered goods having a sale price of 150 million at markup of 20% to HL. 40% of these goods are included in HL inventory as at 31 दिसंबर 2021। एसोसिएट ने पेरेंट को गुड्स सेल किए हैं जिसमें से 40% गुड्स अनसोल्ड है। पॉइंट नंबर 7, an impairment test has indicated that goodwill of SL has been impaired by 15% on 31 दिसंबर 2021। There was no impairment in the previous year। कह रहा करंट ईयर में 15% से गुडविल इंपेयर हुई है, पिछले साल कोई इंपेयरमेंट नहीं थी। The income and expense of all the companies had accrued evenly during the year except stated otherwise। Company measures non-controlling interest at proportionate share of acquiring net assets, NCI proportionate यानी कि partial goodwill method, and discount rate of 12% per annum may be used whenever required। Prepare consolidated statement of P&L and other comprehensive income। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस सवाल में, इंफॉर्मेशन हेडलिंग ज्यादा मुश्किल टास्क होगा एज कम्पेयर टू कि जो सवाल में कॉन्सेप्ट टेस्ट किए गए। मैं चाहता हूं कि एक दफा सवाल को दोबारा से खुद से रीड करें। जिन एडजस्टमेंट्स का ताल्लुक सब्सिडी से पर्टेनिंग है उसके आगे सब्सिडी, और जिन एडजस्टमेंट्स का ताल्लुक एसोसिएट से पर्टेनिंग है उसके आगे एसोसिएट लिख दें। तो फिर मैं सॉल्व करता हूं इसे। चलिए सर मैं सॉल्व करवा देता हूं इसे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट का। और पेरेंट कंपनी का नाम है हमारे पास हैप्पीनेस लिमिटेड। अब हमें इस सवाल में कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो पहले मैं अपने पास एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं। सिर्फ पेरेंट के P&L की चीजें कॉपी हो रही होंगी। सब्सिडी के P&L की चीजें कॉपी हो रही होंगी, कुछ एडजस्टमेंट्स आ रही होंगी और हमारे पास कंसोलिडेटेड P&L बन जाएगा। तो पेरेंट है हमारे पास HL, सब्सिडी हमारे पास SL, कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे तो हमारे पास कंसोलिडेटेड नंबर्स आ जाएंगे। अब सबसे पहले हमारे पास जो सवाल में टेबल में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सब्सिडी को पिछले साल एक्वायर करा था यानी कि इस साल का 100% P&L कंसोलिडेट होना है। तो हमारे पास सेल्स का नंबर अवेलेबल है, पेरेंट का 4100, सब्सिडी का 2550। कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर अवेलेबल है, पेरेंट का 2880, सब्सिडी का 1125। अदर इन ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का नंबर अवेलेबल है, पेरेंट का 800, सब्सिडी का 550। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद अदर इनकम अवेलेबल है, पेरेंट का 414 और सब्सिडी का 216। इसके बाद फेयर वैल्यू गेन और लॉस, पेरेंट की जो इन्वेस्टमेंट थी
वो पीएनएल फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे थी, तो पेरेंट का मैं फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, पेरेंट के पास कुछ फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, सब्सिडी के पास है 50, तो ये हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर तक के नंबर आ जाएंगे। टैक्स का कोई नंबर नहीं है सवाल में। इसके बाद हमारे पास अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टार्ट होगा। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सवाल में दो एडजस्टमेंट्स हैं, वन इज फेयर वैल्यू गेन और लॉस, और दूसरा रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो हमारे पास फेयर वैल्यू गेन और लॉस है सब्सिडरी की बुक्स में 80 का लॉस जो कि ओसीआई में रिकॉर्डेड है, और रिवैल्यूएशन सरप्लस की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रिवैल्यूएशन सरप्लस सारा का सारा एसोसिएट से पर्टेन करता है, तो इसको हम हटा ही देते हैं क्योंकि पेरेंट और एसोसिएट का, पेरेंट और सब्सिडी का कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है। मैंने सिर्फ सवाल में जो पहले टेबल में इंफॉर्मेशन गिवन है उसे रेलेवेंट तरीके से प्लॉट किया है, पेरेंट और सब्सिडी के पीएनएल की चीजें और पेरेंट और सब्सिडी के ओसीआई की चीजें। अब हम पहले सब्सिडी को एडजस्टमेंट देख लेते हैं, जो इम्पैक्ट यहाँ आ रहा होगा उसे इनकॉर्पोरेट कर लेंगे और उसके बाद फिर एसोसिएट को देखेंगे। तो हमारे पास जो सब्सिडी है इसका नाम है सेटिस्फाइड लिमिटेड। सबसे पहले अगर हम इस सेटिस्फाइड लिमिटेड के पॉइंट नंबर 1 में देखें तो 1 जुलाई 2020 में हमने एक्वायर किया था और उसकी हमने 75% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है। अगर मैं नेट एसेट्स एट एक्विजिशन कैलकुलेट करना चाहूं तो वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, और एक्विजिशन हमने की है 1 जुलाई 2020 पे। सर नेट एसेट एट एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट होगा, पॉइंट नंबर 3 में गिवन है। देखें शेयर कैपिटल तो हमें पॉइंट नंबर 1 से मिल जाएगा। सब्सिडी का शेयर कैपिटल कितना है 1500, सब्सिडी की रिटेन अर्निंग्स कितनी है 1200। हमें पता है ना नंबर्स कहां से आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 में कुछ नेट एसेट्स की एडजस्टमेंट्स हैं। पॉइंट नंबर 3 में कहता है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसएल कैरिंग वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट वर इक्वल टू देयर फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग an in-house process development project for a software which had a fair value of 180 million, the cost of 140 million incurred before acquisition of SL on development has been expensed out since project did not meet the capitalization criteria। तो हमारे पास एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज हो जाएगा एट एक्विजिशन, और एट एक्विजिशन इसकी फेयर वैल्यू कितनी है 180। फिर एक्विजिशन के बाद फर्दर 20 मिलियन का खर्चा हुआ इस प्रोजेक्ट पे। और पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वाज हायर देन इट्स कैरिंग अमाउंट बाय 200 मिलियन। तो हमारे पास इन्वेंट्री की भी एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है एक्विजिशन डेट पे 100 मिलियन। तो ये हमारे पास नेट एसेट एट एक्विजिशन आ गया कितने 2910 2980। इसके बाद हम वर्किंग करते हैं गुडविल की। सिर्फ गुडविल के लिए हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का डेटा इन्होंने हमें पॉइंट नंबर 2 में दिया है। एक तो हमने कैश पेमेंट की है 1700 की, कुछ डेफर्ड पेमेंट का वादा किया था। डेफर्ड पेमेंट के बारे में कहता है अनदर पेमेंट ऑफ 843 आफ्टर 3 इयर्स। तो मैं 843 के अमाउंट की डिस्काउंटिंग कर दूं 3 साल पे। सबसे लास्ट पॉइंट में 12% का डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 1 + 12% रोज टू द पावर 3, तो ये आ जाएगा 600। और पॉइंट नंबर 2 के ही सेकंड बुलेट में हमें कंटिजेंट पेमेंट का बात की। कंटिजेंट पेमेंट की फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी 290। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएंगी 2590। इससे हम लेस कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड, दैट इज 2980 का 75%, 2233।
2235। तो हमारे पास गुडविल का नंबर आ जाएगा 355। ये हमारे पास कुछ बेसिक नंबर्स थे जो कि कैलकुलेट करना जरूरी थे सवाल में आगे बढ़ने के लिए। अब मैं एक एक एडजस्टमेंट को देखता रहता हूँ और उसका जो जो पीएनएल पे इम्पैक्ट आना है ना करंट ईयर में, उसको मैनेज कर लेंगे। पॉइंट नंबर वन में इन्होंने कहा कि हमने सब्सिडी और एसोसिएट का 75% 30% शेयर होल्डिंग एक्वायर किया। पॉइंट नंबर टू में कहता है कि इस सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए आपने 1700 की कैश पेमेंट की है और 843 की पेमेंट का वादा किया 3 साल के बाद। अब इन्होंने 3 साल के बाद ही पेमेंट करनी है, यानी कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे ये पेमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 600 पे। अब इन्होंने 600 पे रिकॉर्ड करके 3 सालों तक इस अमाउंट के ऊपर 12% से इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए था, तो जाके 3 साल में ये अमाउंट ग्रो करके 43 पे बनना चाहिए। अब इन्होंने नहीं बताया कि आइदर ये प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुआ है और इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ या नहीं। इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि ये जो अमाउंट है 843 का, क्या ये प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुआ था और क्या इस पे करंट ईयर का इंटरेस्ट रिकॉर्ड हुआ या नहीं। तो हम क्या कंसिडर करें? सबको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सर इन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया कि इस 843 की पेमेंट के अगेंस्ट इंटरेस्ट रिकॉर्ड हुआ या नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली बताया है। कैसे? अगर आप ऊपर इंफॉर्मेशन देखो तो पेरेंट के पास फाइनेंस कॉस्ट 0 आ रहा है और पेरेंट के पास फाइनेंस कॉस्ट 0 आ रहा है, यानी कि इन्होंने इस पेमेंट के अगेंस्ट फाइनेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया। अब जब ने एक्वायर किया होगा तो हमने इस लायबिलिटी को 600 पे रिकॉर्ड कर लिया होगा। हमने जब एक्वायर किया होगा तो इस लायबिलिटी को 600 पे रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो हमारे पास क्या सही कह रहे हैं, इन्वेंट्री की जो फेयर वैल्यू है कैरिंग वैल्यू से 200 ज्यादा थी, तो मैं थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन कर देता हूँ। ये 200 हो जाएगा तो ये 3080 हो जाएगा, तो गुडविल के नंबर्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। कितना रहा? 3080 का 75%। गुडविल कितनी आ रही है? चेक कर लें। अब देखें, जो ये आपकी डेफर्ड पेमेंट है, जो ये आपकी डेफर्ड पेमेंट है कितने की? 848 की। आपने इसकी 1 जुलाई 20 पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की 848 डिवाइडेड बाय 1 + 12% रेज़ टू द पावर 3, तो हमारे पास ये ओरिजिनली रिकॉर्ड हुआ 600 पे। सही है। फिर पहला ईयर एंड आया हमारा 31 दिसंबर 2020 पे। 31 दिसंबर 2020 में इसकी वैल्यू कैसे वर्कआउट हुई होगी? 848 डिवाइडेड बाय 1 + 12% रेज़ टू द पावर 2.5, क्योंकि 6 महीने गुजर गए, 2.5 साल रह गए। ये जो मैंने यहाँ लिखा है इसको सॉल्व करते हैं मुझे। अच्छा सॉरी, आप ये क्या नहीं 843, ये 600 तो सही कैलकुलेट किया है ना? 635 ये लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जानी चाहिए थी 31 दिसंबर 2020 पे, यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस 2020 का मैं बैलेंसिंग कैलकुलेट कर सकता हूं 35। अब इसी तरीके से 31 दिसंबर 21 पे ये लायबिलिटी कितनी हो जानी चाहिए? 843 डिवाइडेड बाय 1 + 12% रेज़ टू द पावर 1.5। 711। तो हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस 2021 का कितना आ रहा है? 76। सबको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? सर आपने 31 दिसंबर 2020 और 31 दिसंबर 2021 में वैल्यू कैलकुलेट करके बैलेंसिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करा। हम 600 पे डायरेक्टली 12% 6 महीने का सूद कैलकुलेट करके नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन वो इतना एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। इस वजह से एक्यूरेट नहीं आएगा क्योंकि कंपाउंडिंग एनुअल बेसिस पे हो रही होती है। अगर तुम
इससे 6 महीने बढ़ाकर यहाँ लाओगे, अब इसी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे तो वो नंबर तुम्हारे डिफरेंट आ जाएंगे। तो मैंने 700 डिफरेंट नंबर आ रहा होगा, तो इस वजह से मेरा थोड़ा बहुत डिफरेंट आ रहा होगा। तो मैंने क्या करा कि मैंने 31 दिसंबर 20 और 31 दिसंबर 21 पे लाइबिलिटी का नंबर रिवाइज कैलकुलेट किया एज पर दी 12% डिस्काउंट रेट और बैलेंसिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। तो करंट ईयर में इंटरेस्ट कितना रिकॉर्ड होना चाहिए था? 76। तो मैं अपनी वर्किंग में फाइनेंस कॉस्ट में आकर 76 का इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेता हूं। सही है? समझ आ रहे हैं यहाँ पे सबको? अब पॉइंट नंबर 2 के सेकंड बुलेट पे आता है। पॉइंट नंबर 2 के सेकंड बुलेट में इन्होंने कहा कि हमने 500 मिलियन की कंटीजेंट पेमेंट का वादा किया था और इस कंटीजेंट पेमेंट की फेयर वैल्यू थी 290। ड्यूरिंग द ईयर टारगेट मीट हो गए तो हमने इसको 500 मिलियन की पेमेंट करके पूरी अमाउंट इन्वेस्टमेंट में कैपिटलाइज कर दी। जबकि हमें करना क्या चाहिए था कि इस कंटीजेंट पेमेंट को एट द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए था 290 पे, और सब्सिक्वेंटली अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है यानी कि हमें पे करना पड़ा 500, तो जो हमारे पास 110 का डिफरेंशियल है ये हमारा रीमेजरमेंट एक्सपेंस है, सॉरी 210। तो हमारे पास कंटिंजेंट पेमेंट में रीमेजरमेंट एक्सपेंस आएगा 500 माइनस 290 कितना? 210। तो ये 210 का एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना है, ये भी मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल दें या कहीं भी डाल दें आपको ठीक लगे, माइनस 210। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 गौर से देखिएगा, कहते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन पे कैरिंग वैल्यू नेट एसेट्स बराबर थे सिवाय इन दो एडजस्टमेंट्स के। एक सब्सिडी ने 140 रुपए डेवलपमेंट पे खर्चा किया लेकिन कैपिटलाइज नहीं किया, और हमने उस इंटेंजिबल को 180 की फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज कर लिया, यानी कि सब्सिडी की बुक्स में ये 140 या 180 रिकॉर्डेड नहीं है। फिर हमारी एक्विजिशन के बाद इन्होंने फर्दर 20 मिलियन का खर्चा किया और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और इसकी लाइफ है 4 साल। अब मैं ये समझ रहा हूं कि सब्सिडी ने जो हमारी एक्विजिशन के बाद 20 का खर्चा किया होगा ये कैपिटलाइज किया होगा, और सब्सिडी ने अगर 20 रुपए कैपिटलाइज किया होगा तो इस 20 रुपए के ऊपर अमोर्टाइजेशन भी चार्ज कर दिया होगा। हमें कंसोलिडेटेड बुक्स में कितनी अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी है? जो हमने कंसोलिडेटेड बुक्स में 180 रिकॉर्ड किए इसकी अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करनी है। तो हमारे पास अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सही कितना होगा? 180 डिवाइडेड बाय 4 तो यह आ जाएगा 45। सर इसमें 20 ऐड नहीं करेंगे? अगर आप पॉइंट नंबर 3 का पहला बुलेट देखो ना, तो एक्विजिशन से पहले इसने 140 का खर्चा किया था और इन्होंने वो कैपिटलाइज नहीं किया था क्योंकि वो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा। लेकिन एक्विजिशन के बाद जो फर्दर 20 मिलियन का खर्चा किया उसके बारे में नहीं बताया कि वो कैपिटलाइज किया या नहीं किया। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो कैपिटलाइज करके अमोर्टाइज भी कर दिया होगा। तो मैं सिर्फ 180 को अमोर्टाइज कर रहा हूँ, तो कितना? 45। तो 45 से मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा देता हूँ। कोई चीज ना समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब पॉइंट नंबर 3 का सेकंड बुलेट, ये और थोड़ा टेक्निकल है। पॉइंट नंबर 3 के सेकंड बुलेट में कहता है कि जब आपने सब्सिडी को एक्वायर किया ना, तो आपके पास कुछ इन्वेंट्रीज थी जिसकी फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से 200 मिलियन ज्यादा थी। आपने कंसोलिडेटेड बुक्स में इसे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया। सब्सिडी ने 31 दिसंबर 2020 तक 50% इन्वेंट्री बेच दी और सब्सिडी ने 31 दिसंबर 2021 तक 90% इन्वेंट्री बेच दी। ऐसा ही है ना? अब सब्सिडी के पास ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड ही नहीं थी, तो सब्सिडी ने क्या किया होगा कि कम अमाउंट से कॉस्ट ऑफ सेल्स चार्ज किया होगा। हम चूंकि सब इन्वेंट्री को कंसोलिडेटेड बुक्स में फेयर वैल्यू पे लेकर आ रहे हैं, तो हमारी कंसोलिडेटेड बुक्स में जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो ज्यादा रिकॉर्ड होना है। तो अगर हम एक मूवमेंट बनाएं, तीन डेट्स पे, 1 जुलाई 20 पे एक्वायर किया, पहला ईयर एंड आया 31 दिसंबर 20 पे, दूसरा ईयर एंड आया 31 दिसंबर 21 पे। टोटल जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी इन्वेंट्री की वो थी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 200। रिपोर्टिंग डेट तक वो कहता है 31 दिसंबर 2020 की रिपोर्टिंग डेट तक 50% इन्वेंट्री बिक गई, यानी कि 100 रुपए की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रह गई। तो 100 रुपए से कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाना चाहिए था पिछले साल।
और 31 दिसंबर 2021 तक वो कहता है 10% इन्वेंट्री रह गई है, यानी कि सिर्फ 20 रुपए की इन्वेंट्री रह गई होगी, 20 रुपए की फेवरेबल एडजस्टमेंट रह गई होगी। तो इस पीरियड में 80 के अमाउंट से कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाना चाहिए। क्या ये समझ आ रहा है? मैं तो मैं क्या करता हूं कि 80 से कॉस्ट ऑफ सेल्स को और बढ़ा देता हूं। अब पॉइंट नंबर 4, HLA designated its investment in listed securities as subsequently measured at profit and loss, whereas SL and FL irrevocably collected their respective investment and initial recognition and subsequently measured at favorable to other comprehensive income। इससे पढ़ने को एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैंने अकॉर्डिंगली प्रेजेंटेशन ही ऐसे की है कि पेरेंट का फेयर वैल्यू गेन और लॉस P&L में दिखाया है और सब्सिडियरी का फेयर वैल्यू गेन और लॉस OCI में दिखाया है। एसोसिएट की जब वर्किंग करेंगे तो एसोसिएट का देख लेंगे क्या करना है। पॉइंट नंबर 5, SL पेड कैश डिविडेंड फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30 जून 2021। हैप्पीनेस लिमिटेड इज रिकॉर्डेड इज शेयर एज अदर इनकम। अब हमें डिविडेंड मिला है जो कि हमने अदर इनकम रिकॉर्ड कर लिया, उसको हमें हटाना है क्योंकि हम सब्सिडी का P&L ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। कितना डिविडेंड? सर अगर आप सब्सिडी का शेयर कैपिटल देखें तो 1500 का शेयर कैपिटल है, 8% का डिविडेंड दिया है और हमारी शेयर होल्डिंग कितनी है 75%। 90 रुपए की डिविडेंड इनकम हमने रिकॉर्ड की होगी, तो 90 रुपए की डिविडेंड इनकम अदर इनकम में रिकॉर्डेड है, इसे मैं अदर इनकम से हटा देता हूं। समझ आ रहा है ना सबको? फिर पॉइंट नंबर 6, एसोसिएट से पढ़ेंगे, इसे मैं इग्नोर कर रहा हूं, एसोसिएट की वर्किंग साथ करेंगे। पॉइंट नंबर 7, एन इम्पेयरमेंट टेस्ट हैज इंडिकेटेड गुडविल ऑफ एसएल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय 15%। हमारे पास इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल है। सर गुडविल हमने रिकॉर्ड की थी 280 की और 31 दिसंबर 2021 पे गुडविल 15% से इम्पेयर हो गई है। कितना? तो 42 की इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी है। इम्पेयरमेंट को भी आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते थे 42। पॉइंट नंबर 8 में एक है कि सारी इनकम और एक्सपेंस इवनली एक्रू हुए। पॉइंट नंबर 9 में एक है कि एनसीआई को प्रोपोर्शनल शेयर पे रखना है। पॉइंट नंबर 10 में कि 12% का डिस्काउंट रेट है। तो मेरे ख्याल है कि सब्सिडी से पर्टेनिंग मैंने सारी एडजस्टमेंट्स को अकाउंट फॉर कर लिया है। कॉपी ना करें। इसके बाद हम आते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वाली कंपनी का नाम था हमारे पास फ्यूरियस लिमिटेड और इसमें हमारी शेयर होल्डिंग थी 30%। अब इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के केस में हमें चाहिए शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो सबसे पहले अगर हम शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करें, सर अगर हम अपने कैलकुलेटर में ही जो गिवन डेटा है उसकी बेसिस पे अगर इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, 2100 की सेल्स, 1365 की कॉस्ट ऑफ सेल्स, 303 की ऑपरेटिंग एक्सपेंस, 95 की अदर इनकम, 20 रुपए का गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज है लेकिन ये OCI का आइटम है, 35 रुपए का फाइनेंस कॉस्ट। तो हमारे पास इस एसोसिएट का प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा और हमारा शेयर कैसे कैलकुलेट होगा? सर 492 का 30%। लेकिन अगर आप पॉइंट नंबर 1 में देखें तो हमने इस एसोसिएट को एक्वायर किया 1 मार्च पे, तो यानी कि पूरे 12 महीनों की प्रॉफिट का शेयर नहीं, मार्च से लेकर दिसंबर तक 10 महीनों के प्रॉफिट का शेयर आएगा। तो 492 इंटू 10/12 इंटू 30%, 123। ये हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द टाइम भी बन रहा है। और अगर हम अपने पास शेयर ऑफ OCI कैलकुलेट करें तो शेयर ऑफ OCI कैसे कैलकुलेट होगा? हाँ आते उसमें। शेयर ऑफ OCI कैसे कैलकुलेट होगा? सर गेन स्लैश लॉस ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज आ रहा है 20 रुपए और सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा है 100 रुपए। तो ये आ गया 120 और हमारा शेयर कैसे कैलकुलेट होगा? 120 का 30%। सर इसको 10/12 नहीं करेंगे? सर रिवैल्यूएशन आखिरी दिन हुई होगी ना, यानी कि हमारी एसोसिएट बनने के बाद ही रिवैल्यूएशन हुई होगी, तो इसको आप 10/12 नहीं कर रहे होंगे।
इसमें लिखा हुआ भी है स्पेसिफिकली, यस। अब देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट है जो कि एसोसिएट से पर्टेनिंग है। पॉइंट नंबर 4 में एसोसिएट की बात थी, और पॉइंट नंबर 4 में ये कहा था कि एसोसिएट की जो इन्वेस्टमेंट है वो ओसीआई कैटेगरी में, तो मैंने उसका वैसे भी 20 रुपए का गेन ओसीआई में कंसिडर किया है। पॉइंट नंबर 6 में ओसीआई की एडजस्टमेंट है। कहते हैं 2 जनवरी 2021 एफएल डिलीवर्ड goods having sales price of 150 million at a markup of 20% to HL. 40% of these goods are included in HL inventory as at 31 दिसंबर 2021। एसोसिएट ने पेरेंट को 150 की इन्वेंट्री सेल की है, यानी कि प्रॉफिट एसोसिएट के पास रिकॉर्डेड है और इन्वेंट्री पेरेंट के पास ओवरस्टेटेड है। तो इसकी एडजस्टमेंट क्या होती है सर? इसकी एडजस्टमेंट ये होती है कि हम शेयर ऑफ प्रॉफिट को डेबिट करते हैं और पेरेंट की इन्वेंट्री को कम करते हैं। कितनी अमाउंट से सर? 150 की इन्वेंट्री है, 150 की सेल्स वैल्यू है, 150 की सेल्स वैल्यू है और 20% मार्कअप है, तो इससे मैं मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120 कर दो। अनसोल्ड कितनी है? 40% और हमारा शेयर कितना है? 30%। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये क्या किया मैंने? 150 की सेल्स प्राइस, 20% मार्कअप है, तो हमारे पास 150 की सेल्स प्राइस, 20% मार्कअप है, तो मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120 करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। 40% अनसोल्ड है और हमारा शेयर कितना है? 30%, तो ये कितना आ गया? 3। तो 3 रुपए से शेयर ऑफ प्रॉफिट कम होगा और पेरेंट की इन्वेंट्री कम होगा। तो हमारे पास जो शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने 123 कैलकुलेट किया है, इससे हम लेस कर देते हैं अनरियलाइज्ड गेन, दैट इज 3। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 7, 8, 9 ये सारी सब्सिडी से बढ़ेंगी, यस। तो हमारे पास एडजस्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 120 और शेयर ऑफ ओसीआई तो हमने कैलकुलेट ही किया है 36। इस 120 और 36 के नंबर को पीएनएल में डाल देते हैं, तो हमारे पास पीएनएल में शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट आ जाएगा 120 और ओसीआई में शेयर ऑफ ओसीआई फ्रॉम एसोसिएट आ जाएगा 36। तो हमने सारी एडजस्टमेंट्स को मैनेज कर लिया है, बस हमें चीजों को एडलेस करना है। तो जरा टोटल करते जाए, 4100 प्लस 2250, 6350। फिर -2880 -1125 -45 -80, 4130। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास 2220। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में -800 -550 -210 -42, 1602। फिर हमारे पास अदर इनकम में 414 प्लस 216 -90, फिर 195 का फेयर वैल्यू का गेन, फाइनेंस कॉस्ट 126। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, मैंने देख लेना कोई साइन को गड़बड़ तो नहीं कर दिया, सही है। वन 1347 चेक कर लें, प्रॉफिट सही कैलकुलेट किया इन्होंने 1347। और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी आ रही है? -80 का लॉस और 36 का प्रॉफिट। तो ये हमने कंसोलिडेटेड पीएनएल बना लिया। अब हमें अब हमें एक और लास्ट वर्किंग करनी है, दैट इज शेयर ऑफ एनसीआई। अब शेयर ऑफ एनसीआई को अगर आप देखें तो हमें सब्सिडरी को अगर मैं देखूं तो सब्सिडरी का प्रॉफिट भी है और सब्सिडरी की अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी है, यानी कि एनसीआई को दोनों में हिस्सा मिलना है, प्रॉफिट में भी और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भी। जरा मुझे सब्सिडरी का इंडिविजुअल प्रॉफिट बता दें तो कितना आ रहा है ये नंबर?
2250 माइनस 1125 माइनस 550 प्लस 216 माइनस 50 741 और ओसीआई कितना 80। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट है 741। अब कौन कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट्स थी जो कि सब्सिडी से पर्टेनिंग थी। सर ये 45 की कौन सी एडजस्टमेंट है, 45 की सॉफ्टवेयर की एडजस्टमेंट है, ये सब्सिडी से पर्टेन करती है और एनसीए को भी एलोकेट होनी है। तो अमोर्टाइजेशन 45। इसके बाद ये 80 की एडजस्टमेंट कौन सी थी, इन्वेंट्री की थी, ये भी सब्सिडी से पर्टेन करती है। इसके बाद ये 210 की एडजस्टमेंट कौन सी थी, सर ये कंटीजेंट पेमेंट थी और ये पेरेंट से पर्टेनिंग था, तो सब्सिडी का इसका कोई ताल्लुक नहीं। 42 रुपए की एडजस्टमेंट, 42 रुपए इन पेमेंट ऑफ गुडविल के तहत, चूंकि ये पार्शियल गुडविल मेथड का सवाल है तो इसका बर्डन एनसीआई का तो सब्सिडी का तो है, लेकिन एनसीआई को एलोकेट नहीं करना। 90 की एडजस्टमेंट पेरेंट की डिविडेंड इनकम थी, 76 पेरेंट की इंटरेस्ट एक्सपेंस था। तो प्रॉफिट में सिर्फ ये दो एडजस्टमेंट हैं जो कि सब्सिडी से पर्टेन भी करते हैं और एनसीआई को एलोकेट भी होंगे। 616 तो हमारे पास शेयर ऑफ एनसीआई आ जाएगा एट 25%। और इसी तरीके से अगर हम ओसीआई देखें तो एन सब्सिडी की ओसीआई में 80 का लॉस है, सब्सिडी की ओसीआई में 80 का लॉस है, ये आपको यहाँ दिख जाएगा। इसमें एनसीआई का भी शेयर होगा, अस्सी का 25% 20। अब बस एक फाइनल प्रेजेंटेशन बना लेता हूँ। वैसे तो ये प्रेजेंटेशन ये जो वर्किंग कर रहा हूँ ये इसके बाद आनी चाहिए, लेकिन चूंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं लास्ट में प्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट शेयर होल्डर एंड एनसीआई। इसी तरह अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम attributable to parent shareholder and NCI। इसी तरह टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये तीनों चीजें प्रेजेंट करनी है हमने। एग्जामिनर अपने कमेंट में स्पेसिफिकली लिखता है कि स्टूडेंट्स ये वाला काम नहीं करके आ रहे होते। तो हमारे पास प्रॉफिट का टोटल नंबर था 1347, 1347 में से एनसीआई का हिस्सा है 154, तो बैलेंसिंग पेरेंट का हिस्सा आ जाएगा कितना 1193। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में टोटल नंबर था हमारे पास 44 का लॉस, तो एनसीआई का हिस्सा है इसमें से 20, तो हमारा हिस्सा है 24। और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इजीली आ जाएगा 1193 माइनस 24 1169 और 154 माइनस 20 130। तो ये हमारे पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितना आ रहा है 1169 प्लस 134 कितना 1303। तो यहाँ तक कि हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। सुकून से तसल्ली से कॉपी करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।